हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। दिस इज आशु और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 7 नवंबर 2020 के। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दो बेस्ट इमेजेस इस दिन की, लेकिन आज हम 6 से 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले कि हम क्वेश्चंस के ऊपर आए, हम एक चीज़ को डिस्कस करेंगे, वो है अफेयर्स क्लाउड की सब्सक्रिप्शन। आप अफेयर क्लाउड की सब्सक्रिप्शन को बाय कर सकते हो। उसके दो मेथड्स हैं, या तो आप सीधा हमारी साइट पे जा सकते हो अफेयर्स क्लाउड स्लैश करंट अफेयर्स पे, या फिर आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जो है वो डायरेक्टली विजिट कर सकते हो। वो आप सीधा ही सब्सक्रिप्शन एरिया में जो है पहुंच जाओगे। क्या मिलेगा आपको? आपको डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे, वीकली पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि वीक वाइज अरेंज है। आप यहाँ पे देख सकते हो, अगस्त महीने का ये स्क्रीनशॉट है। वीकली टेस्ट मिलेंगे आपको, जिससे आप अपने बारे में जान सकते हो कि मुझे कितना याद रहता है करंट अफेयर्स की, कितने बार रिवाइज करने की जरूरत होती है। मंथली पीडीएफ है गाइस। मंथली पीडीएफ में एक पीडीएफ नहीं मिलेगी आपको, 5 तरह की पीडीएफ मिलेंगी। ये आप ही के लिए बनाई गई हैं कि एक तो जो हमारे करंट अफेयर्स होंगे, रूटीन करंट अफेयर्स होंगे, उसको एक महीने में कंपाइल किया जाएगा। एक क्वेश्चन एंड आंसर पीडीएफ का फॉर्मेट होगा। उसमें क्या खासियत है कि उसमें जो भी करंट अफेयर्स होंगे उसको क्वेश्चन एंड आंसर की फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि आप बहुत अच्छे से उसको याद रख सको। नेक्स्ट पॉकेट पीडीएफ होगी, फटाफट करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। बैंकिंग, फाइनेंस और इकोनॉमी का सेक्शन होगा, जो कि उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होगा जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स होंगे। नेक्स्ट लास्ट वन इज द क्वेश्चन एंड आंसर पीडीएफ टॉप 100। इट मींस टॉप 100 क्वेश्चंस ऑफ द मंथ आपको पीडीएफ की फॉर्म में प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये करंट अफेयर्स आपको हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और गाइस, ये बहुत ही मिनिमल कॉस्ट पे आपको मिल रहा है। और इसके ऊपर आपको अगर 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप इस कोड को क्या कर सकते हो, एज ए रेफरल कोड यूज कर सकते हो। इसको आप वहां पे पिन करोगे, H10 को टाइप करोगे, तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं 7 नवंबर के क्वेश्चंस। और ये हमारा पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री कंडक्ट्स ट्राई सर्विस कम्बाट एक्सरसाइज बुल स्ट्राइक एट टेरेसा आइलैंड। देखो इस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक तो ये ट्राई एक्सरसाइज है। इसका मतलब जो है, ये ट्राई एक्सरसाइज जो है वो तीनों यूनिट्स को साथ में लेके चल रही है डिफेंस के। मतलब आर्मी का भी साथ में है इसमें, नेवी का भी है, एयरफोर्स का भी है। तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि तीनों यूनिट साथ में है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट है, टेरेसा आइलैंड कौन सी कंट्री में है। अगर हमें ये पता लग गया तो हम ये कंट्री का आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बुल स्ट्राइक। इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? बुल स्ट्राइक। तो पहले हम यही आंसर करते हैं कि टेरेसा आइलैंड कहाँ पे है। टेरेसा आइलैंड जो है वो गाइस, वो कहाँ पे है? निकोबार में है। कहाँ पे है? निकोबार। तो आपको पता है गाइस, अंडमान एंड निकोबार कहाँ पे? आप कहोगे सर ये तो इंडिया में है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया? इंडिया। तो याद रखना है, बुल स्ट्राइक जो नाम की एक्सरसाइज है वो तीनों यूनिट्स डिफेंस के, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को मिलकर ये एक्सरसाइज करते हैं, जिसका नाम क्या है? बुल स्ट्राइक। और इसमें दो स्टेट्स जो है वो इन्वॉल्व हैं, क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल वाली साइड पे, अंडमान निकोबार वाली साइड पे होता है। तो इसमें जो है वो दो स्टेट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ याद रखना है कि उस एक्सरसाइज का नाम क्या है, कहाँ पे हुई, निकोबार आइलैंड्स में, और ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। कई बार पूछ लेते हैं कि ट्राई सर्विस एक्सरसाइज कौन सी है। अब अगर ट्राई सर्विस है तो तीनों सर्विसेज का हेड, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये आपको पता होना चाहिए, जनरल बिपिन रावत जी है। मेरे ख्याल से ये तो हर बच्चे को पता है, जनरल बिपिन रावत जी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, तीनों सेनाओं का जो कमांडर इन चीफ होगा वो कौन होगा? सर वो तो प्रेसिडेंट होता है। तो बिल्कुल आंसर क्या हो गया? रामनाथ कोविंद जी हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से यहां तक की इंफॉर्मेशन आपको क्लियर होगी। तो आप पिक्चर में भी देख सकते हो, इंडिया कंडक्ट्स ट्राई सर्विस कम्बाट एक्सरसाइज दैट इज द बुल स्ट्राइक ऑन अंडमान निकोबार आइलैंड। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, बुल स्ट्राइक नाम की एक्सरसाइज, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में एक आइलैंड है, दैट इज द टेरेसा आइलैंड। तीनों आर्म फोर्सेस को इकट्ठा किया गया है ताकि तीनों की कैपेबिलिटी को एनहेंस किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आते हैं, हु चेयर्ड वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल 2020 कॉन्फ्रेंस। देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? दैट इज ग्लोबल इन्वेस्टर। ग्लोबल इन्वेस्टर का मतलब है कि इंडिया में ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वेस्ट करें, ज्यादा से ज्यादा जो स्लो डाउन हो चुका है इस टाइम पीरियड पे कोविड का, उससे हम निकल सकें। और इन्वेस्टमेंट होगी तो बाय डिफॉल्ट डेवलपमेंट होगी, ग्रोथ होगी, तो उससे देश जो है वो अपने टारगेट्स को अचीव कर सकता है। जैसे एक टारगेट हमारा क्या है कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को हमने क्या करना है? अचीव करना है 2024-25 तक। तो इसका मतलब इस टारगेट को तभी अचीव कर सकते हैं जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, तभी ग्रोथ जो है वो, जो आप कह सकते हो जीडीपी जो है वो ज्यादा होगी। तो किसने एड्रेस किया? नरेंद्र मोदी जी ने। इतना बड़ा जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ग्लोबल इन्वेस्टर की, तो वो किसने एड्रेस की है? मोदी जी ने, ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स आ सकें। क्योंकि ये इकोनॉमी वाले सेक्शन से रिलेटेड है तो बैंकिंग के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। साथ में इसको अटेंड करने वाले दो बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन हैं। वो कौन है? निर्मला सीतारमन जी भी हैं, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर हैं। और आरबीआई के गवर्नर भी शक्तिकांत दास जी भी, उन्होंने भी इस मीटिंग को क्या किया है? अटेंड किया है। तो इसको आपने थोड़ा सा याद रखना है।
तो गाइस इस मीटिंग को मतलब ऑर्गेनाइज किसने किया, इस मीटिंग को बेसिकली आप कह सकते हो कि सारा अरेंजमेंट जो है वो इस मीटिंग के लिए किसने किया। तो इसमें वैसे तो जो नाम आता है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का आएगा, लेकिन साथ में एक ऑर्गेनाइजेशन भी आएगी। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, दैट इज नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड, NNIF आप कह सकते हो, और नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड। हेडक्वार्टर आपको पता ही है NIIF का कहाँ पे है, मुंबई महाराष्ट्र। और हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, वो है सुजॉय बोस। तो याद रखना है सुजॉय बोस, सुजॉय बोस, BOSC। तो इसको आप थोड़ा सा लिख लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अदरवाइज याद भी रखोगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि रोज हम ऐसी एक आधी न्यूज़ जो है वो कवर करते हैं जिससे आपको ये याद रहना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, नरेंद्र मोदी जी एड्रेस द वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टमेंट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू ट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। पहले ही बता चुका हूँ, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के टारगेट को अचीव करना है। और ये हमारे पास जो वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीटिंग हुई है वो 2020 की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और नेशनल इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने ऑर्गेनाइज की है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट थी, मैंने बता दिया कि MD और CEO कौन है, सुजॉय बोस जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु साइंड MOU विद NTPC विद्युत व्यापार निगम, दैट इज NVVN। तो एक तो इंपॉर्टेंट वर्ड ये हो गया, NTPC का ही यूनिट है, टू सेटअप सोलर पावर प्लांट्स इन एयरपोर्ट्स। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एयरपोर्ट्स में अब सोलर पावर प्लांट्स का यूज किया जा रहा है, और ये लगाने का काम किसको दिया गया है, NTPC विद्युत व्यापार निगम को दिया गया है। अब अगर उनको दिया गया है तो किसने ये दिया होगा, जो एयरपोर्ट कंट्रोल करता होगा, और वो कौन है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आंसर तो सर बहुत ही सिंपल था, याद हो गया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लेकिन गाइस यहाँ पे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट इससे भी ज्यादा है वो ये है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है वो कौन है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। जो चेयरमैन है इसके वो लिख लो आप, कौन है, अरविंद, कौन है, अरविंद सिंह। कौन है, अरविंद सिंह, वो इसके क्या है, चेयरमैन है। और NTPC विद्युत व्यापार निगम वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही उसका चेयरमैन पूछना है किसी ने, लेकिन अगर आप लिखना चाहते हो अपनी नॉलेज के लिए लिख सकते हो, मोहित बरगवा है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि गवर्नमेंट डायरेक्टली उसको कंट्रोल करती है और चेयरमैन है अरविंद सिंह। हेडक्वार्टर तो आपको पता ही है न्यू दिल्ली, लेकिन हेडक्वार्टर नहीं पूछेगा, वो चेयरमैन पूछेगा। और इन्होंने दे दिया है NTPC को, चाहे आप NTPC याद कर लो चाहे NTPC विद्युत व्यापार कर लो, एक ही बात है। अगर क्वेश्चन आया तो वो NTPC के बेस पे आएगा, विद्युत व्यापार के बेस पे नहीं आएगा। चेयरमैन कौन है, अरविंद सिंह है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NTPC को कहा गया कि सोलर पावर प्लांट जो है वो सारे एयरपोर्ट्स में लगाने हैं, लेकिन अभी वो एकदम से तो सारे एयरपोर्ट्स पे लगा नहीं सकते, तो उन्होंने दो जगह पे इसको स्टार्ट किया है। कौन सी दो स्टेट्स में इसको स्टार्ट किया, अभी तमिलनाडु और राजस्थान में इसको क्या किया है, स्टार्ट किया है, तमिलनाडु और राजस्थान। तो वो पूरे देश में ऐसे एयरपोर्ट्स को देखेंगे जहां पे इसको सेटअप किया जा सकता है, और फ्री ऑफ कॉस्ट इनको सोलर पावर प्लांट्स प्रोवाइड किए जाएंगे सरकार की तरफ से, जिसके कारण NVVN जो है वो वहां पे स्टैब्लिश करेगा, मतलब NTPC वहां पे स्टैब्लिश करेगा। और ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और NVVN सपोर्ट कर रहा है गवर्नमेंट के इनिशिएटिव को, ई व्हीकल्स, ताकि पोल्यूशन को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। ये आपने याद रखना है दोस्तों। तो हम नेक्स्ट न्यूज के ऊपर आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज। और गाइज हमने यहाँ पे नाम लिया था राजस्थान का, राजस्थान को याद रखना है। राजस्थान में है सरिस्का नेशनल पार्क, कौन सा, सरिस्का नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कह सकते हो, नेशनल पार्क भी है। और साथ ही साथ रणथंबोर नेशनल पार्क, रणथंबोर याद रखोगे। और नेक्स्ट अगर आप देखोगे, कलादेव गना नेशनल पार्क इज ऑल्सो इन राजस्थान। तीन बताया मैंने, सरिस्का, रणथंबोर एंड कलादेव गना नेशनल पार्क, तीनों के तीनों कहाँ पे, राजस्थान में। तमिलनाडु में बहुत ही फेमस, तमिलनाडु में आप देखोगे वेदांतगल, वेदांतगल नेशनल पार्क, गौंडी नेशनल पार्क, GUINDY, गौंडी नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क, मुद्दुमलाई नेशनल पार्क, कितनी चीजें देखो तमिलनाडु में। तो ये सारी आप तभी रिवाइज कर लिया करो जब किसी स्टेट का नाम आ जाए। कई बार मैं भूल जाता हूँ करंट अफेयर में, कोई स्टेट मिस कर देता हूँ, लेकिन जब भी मुझे याद आता है मैं उसी टाइम पे आपको सारी चीजें बता देता हूँ। नेक्स्ट आते हैं, विच सेंटर इन केरला इज सेटअप टू बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट केयर एंड क्योर सेंटर फॉर एलिफेंट्स। देखो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट में मार्क कर लो, क्योंकि एलिफेंट जो है, प्रोजेक्ट एलिफेंट सरकार का चल रहा है 1992 से, कि हमने एलिफेंट्स को क्या करना है, कंजर्व करके रखना है, प्रिजर्व करके रखना है। तो उनकी केयर और क्योर उनको करना बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब मेडिकल लाइन पे भी और फूड न्यूट्रिशन के वैल्यू पे भी बेसिस पे उनकी केयर करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पूरे वर्ल्ड का, ध्यान से देखो, पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट केयर एंड क्योर सेंटर जो है वो केरला में बनाया गया एलिफेंट्स का। और ये कहां पे बनाया गया, ये बनाया गया है कोत्तूर एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर। कहां पे है, कोत्तूर एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर, और कौन सी स्टेट में, ये केरला।
तो आपको एग्जामिनर यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो स्टेट बेसिस पे ज्यादा पूछ सकता है कि कौन सी स्टेट में लार्जेस्ट केयर एंड क्योर सेंटर एलिफेंट्स का बनाया गया है। तो आपने याद रखना है वो स्टेट कौन सी है, केरला। अगर नाम पूछ लिया तो केरला से ही याद रखना है, कोत्तूर एलिफेंट रिहेबिलिटेशन। मेरे ख्याल से अगर एक दो बार पढ़ा होगा तो शायद ऑप्शन से आपको दिक्कत ना आएगी। और ये त्रिवेंद्रपुरम केरला के अंदर जो है वो बनाया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो, कोत्तूर एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर सेट टू बिकम लार्जेस्ट केयर सेंटर इन द वर्ल्ड। कोत्तूर एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर त्रिवेंद्रपुरम में है। जो केरला के स्टूडेंट है वो याद कर सकते हैं। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का अपग्रेड कर दिया गया, क्यों? ताकि प्रोटेक्शन और कंजर्व किया जा सके एलिफेंट्स को। तो याद रखना है केरला का इस फिर से इंपॉर्टेंट। यहाँ पे साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, हर रोज बताता हूँ मैं ये क्योंकि केरला आता है हर रोज। पेरियार नेशनल पार्क मेरे ख्याल से अब तक तो याद हो गए होंगे। इरेविकुलम नेशनल पार्क, इरेविकुलम नेशनल पार्क। और एक हमारे पास लास्ट में कौन सा है, एक चीज और बताता हूं मैं आपको कि एक सबसे वेस्टर्न कोस्ट की लॉन्गेस्ट और सॉरी हाईएस्ट माउंटेन जो है वो यहीं पे है केरला में। वो कौन सी है? अन्नाए मुड़ी। कौन सी है? अन्नाए मुड़ी। भैया याद रखनी है चीजें, मैं इसलिए रोज रोज बताता हूं ताकि आपको याद हो जाए। नेक्स्ट आते हैं, हु लॉन्च्ड प्रोजेक्ट फ्यूचर रेडी टू इम्पार्ट करियर स्किल्स इन 1 लाख स्टूडेंट्स। मतलब ये टारगेट है कि 1 लाख स्टूडेंट्स के लिए हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। वो उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट फ्यूचर रेडी। मतलब उनको हमने डिजिटल स्किल्स देनी है, उनको हमने स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज करवाने हैं ताकि वो फ्यूचर रेडी जनरेशन मतलब जो बन जाए, ताकि कोई भी काम जो है वो उनको दिया जा सकता है और अपने लिए कामकाज जो है वो कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट हो गया गाइस। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कोई अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट या गूगल नहीं है। ज्यादातर आप देखोगे यहीं स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस टाइम ये ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, उसने एक जो है वो किया है स्टार्ट प्रोजेक्ट जिसका नाम है प्रोजेक्ट फ्यूचर रेडी, कि हम 1 लाख स्टूडेंट से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को क्या प्रोवाइड करेंगे? स्किल्स प्रोवाइड करेंगे। लेकिन ये पूरे इंडिया में नहीं लॉन्च्ड है, इस बात को याद रखना है। ये कहाँ पे लॉन्च्ड है? ये मुंबई और दिल्ली एनसीआर में। दिल्ली एनसीआर मतलब नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर, जिसमें नोएडा भी आ गया, जिसमें गुड़गांव भी आ गया और दिल्ली तो आ ही गया। तो नेशनल कैपिटल रीजन में इसको क्या किया गया? स्टार्ट किया गया, जिसमें 60% जो है वो केवल महिलाएं हैं, केवल फीमेल्स हैं 60%। और उनको सशक्त करना है, यही टारगेट है कि स्किल्स प्रोवाइड करें और सशक्त करते हैं। ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, एम्प्लॉयबिलिटी बनेगी इससे। अगर एम्प्लॉयबिलिटी बनेगी तो इसका मतलब ग्रोथ अपने आप ही हो जाएगी और एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे। तो देखो कितनी चीजें एक चीज के साथ जुड़ी हुई हैं। और इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया न्यूज में? एक तो प्रोजेक्ट फ्यूचर रेडी वर्ड इंपॉर्टेंट है। क्यों किया गया प्रोजेक्ट फ्यूचर रेडी? से ही आप आइडिया लगा सकते हो, फ्यूचर के लिए तैयार करना है लोगों को। और उसमें औरतों को प्रेफरेंस है, 60% इसमें औरतें ही हैं। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, इसको याद करने की जरूरत नहीं। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ याद कर सकते हो, वो कौन है? मनीष कुमार। मनीष कुमार याद कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, टू इम्पार्ट करियर स्किल टू दी 1 लाख स्टूडेंट एनएसटीसी लॉन्च इज प्रोजेक्ट फ्यूचर रेडी। नेक्स्ट आते हैं, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो इसमें बहुत सी कंपनीज जो हैं वो साथ दे रही हैं, जैसे अमेरिकाज इंडिया फाउंडेशन, डेल टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, ये सारे इस प्रोजेक्ट के अंदर साथ दे रहे हैं। लेकिन आपने मतलब याद नहीं रखना, इसमें डेल का अगर याद रखना है रख सकते हो, अदरवाइज इंपॉर्टेंट नहीं। नेक्स्ट आते हैं, विच कंपनी साइंड एमओयू विद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। गाइस दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, टू बाय 3 करोड़ डोजेज ऑफ AZD 1220 कोविड-19 वैक्सीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन एसबीआई मेंस में आ चुका है, एसबीआई के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि किस सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन इंडिया के अंदर बनाने वाला जो इंस्टीट्यूट है दैट इज द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? पूना में। ये याद रखना है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एसबीआई में आ चुका है तो इसका मतलब और बहुत से एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पूना में है। और इसके जो सीईओ हैं, देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, इससे सीईओ हैं वो भी पूना वाला है, सीईओ भी पूना वाला है, नाम है उनका पूना वाला। और इनके जो चेयरमैन और एमडी हैं उनका नाम भी पूना वाला है। लेकिन सर क्या ये सेम है? नहीं भाई, ये सेम नहीं है। जो सीईओ हैं उनका नाम है आदार और आदर पूनावाला। रिमेंबर, सीईओ कौन है? आदर पूनावाला। और एमडी कौन है? साइरस पूनावाला। अब सर इसको याद कैसे करें? अब इसको याद करने का एक तरीका बताता हूँ। सीईओ के आगे क्या आ रहा है? सी आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है? सी। दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे, बस इतना याद कर लियो। ठीक है, ये मेरा तरीका है, आप किसी भी तरह से अपनी किसी भी तरह से उसको याद कर सकते हो, क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे सीईओ और चेयरमैन में। अब चेयरमैन के आगे भी सी है सर, इसके आगे भी सी है, तो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि चेयरमैन और एमडी तो सर सेम थिंग है। पूना वाला आएगा आंसर। और पूना वाला कौन से आएंगे? ये आएंगे साइरस पूना वाला।
और सीईओ कौन आएगा, आधार पूनावाला। ये भाई लिख लो, 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा अगर ऐसे नहीं हो रहा। लेकिन मेरा एक सिंपल सा फंडा है, सीईओ और एमडी याद कर लो, जिसके आगे सी आ रहा है उसके आगे साइरस नहीं आएगा, वो क्या आएगा आंसर फिर, आधार पूनावाला। एमडी कौन आएगा, साइरस पूनावाला। हेडक्वार्टर कहाँ पे, पूना। यही ज्यादा क्वेश्चन आ सकता है। और कौन सी कंट्री के साथ ये टाई अप हुआ है, साइंड एमओयू विद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ताकि वो 3 करोड़ डोजेस जो हैं वो कोविड-19 की वैक्सीन की जो हैं वो उस कंट्री को मिल सकें, वो बना सकें। इसमें एक कंपनी उस कंट्री की भी है, एक कंपनी हमारी कंट्री की होगी, एक उस कंट्री की होगी, तो दोनों मिलके जो हैं वो वैक्सीनेशन की डोजेस को डेवलप करेंगे और बनाएंगे। और डेवलप करेंगे कौन सी, AZD1222। और वो कंट्री कौन सी है गाइस, बांग्लादेश। याद रखना आपने, बांग्लादेश। और बांग्लादेश का जो इंस्टीट्यूट है वो कौन सा है, बीपीएल। बेसिकली इंस्टीट्यूट ने आप कंपनी कह सकते हो, दैट इज द बैक्सिमको, BEXIMCO, बैक्सिमको फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। बांग्लादेश से है, इंडिया की तरफ से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हो गया। दोनों मिलके 3 करोड़ डोजेज जो हैं, बेसिकली जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वो 3 करोड़ डोजेज जो है वो इनको प्रोवाइड करेगा बांग्लादेश को। तो याद रखोगे ये, बांग्लादेश साइंस एमओयू विद इंडियन कंपनी फॉर कलेक्टिंग 3 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन। AZD1222 वैक्सीन इज द सिंगल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड एस्ट्राजेनेका। ये जो कंपनी है एस्ट्राजेनेका, ये बेसिकली लाइसेंस कंपनी है जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को लाइसेंस प्रोवाइड करती है। मतलब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक तरह की सब्सिडरी है किसकी, एस्ट्राजेनेका की। तो इन्होंने 6 महीने के अंदर कहा है कि 1.5 करोड़ डोजेज जो है वो बना के किसको दो, बांग्लादेश को दो। तो सिंपल सा याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और कंट्री का नाम बांग्लादेश। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, फिफ्थ ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन कोल हेल्ड वर्चुअली बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, लेकिन अब कोल अगर वर्ड आ गया तो इसका मतलब कौन सी कंट्री के साथ हमारा चल रहा है कोल के लिए, तो वो इंडोनेशिया के साथ चल रहा है। किसके साथ चल रहा है, इंडोनेशिया। तो इंडिया की तरफ से अगर आप देखोगे इसको, मीटिंग को चेयर किया है जो एडिशनल सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ कोल के, दैट इज विनोद कुमार तिवारी जी, उन्होंने किया है। लेकिन अदरवाइज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, कोई नाम नहीं याद करना, कुछ नहीं याद करना, सिर्फ याद करना है कि कोल किसके साथ रिलेटेड है, इंडोनेशिया के साथ रिलेटेड है। और कोल की डेवलपमेंट करनी है ताकि एनर्जी और मिनरल रिसोर्सेज में हम आगे बढ़ सकें। ये मेन लक्ष्य जो है वो यहाँ पे रखा गया है। तो हमारे लिए यहाँ पे कंट्री इंपॉर्टेंट कौन सी है, इंडोनेशिया। प्रेसिडेंट कौन है, जोको विडोडो। कैपिटल कौन सी है, जकार्ता। करेंसी कौन सी है, इंडोनेशियन रुपया, IDR। दोबारा से बोल रहा हूँ, प्रेसिडेंट कौन है, दैट इज द जोको विडोडो। तो इसको तो भाई याद रखोगे मेरे ख्याल से। और यूनियन मिनिस्टर कौन है कोल के, वो है प्रहलाद जोशी। याद रखोगे कौन है, प्रहलाद जोशी। तो भाई ये तो याद होना चाहिए, मिनिस्टर ऑफ कोल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, फिफ्थ ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑफ कोल बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एनपीसीआई गिव्स अप्रूवल टू विच एप्लीकेशन टू गो लाइव ऑन द यूपीआई इन इंडिया। आपको पता है कि यूपीआई जो है वो यूज़ किया जाता है कि आप पेमेंट जो है वो आराम से क्या कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो, ईजी वे है ट्रांसफ़र करने का। लेकिन इंडिया में एक कंपनी इनमें से यूपीआई जो है वो नहीं ट्रांसफ़र करती, और भी कंपनी नहीं करती, लेकिन रिसेंटली जो है वो इन 4 में से एक कंपनी को कहा गया है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से कि आप इंडिया में वो यूपीआई जो है वो सिस्टम यूज़ कर सकते हो। और वो कंपनी कौन सी है, व्हाट्सएप पे। याद रखोगे, व्हाट्सएप की तरफ से, मतलब फेसबुक आप कह सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन फेसबुक लिखा हुआ है लेकिन साथ में व्हाट्सएप भी लिखा हुआ है, लेकिन व्हाट्सएप इज को ओन्ड बाय दी फेसबुक, सो रिमेंबर। एंड व्हाट्सएप जो है वो बेसिकली व्हाट्सएप पे को क्या कर सकता है, अब स्टार्ट कर सकता है और उसमें यूपीआई को मतलब यूज कर सकता है। पहले भी चल रहा है व्हाट्सएप पे, लेकिन यूपीआई को नहीं वो स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन अब यूपीआई को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से फ्रॉड केसेस बढ़ रहे हैं तो उसमें एनपीसीआई ने एक रेगुलेशन बनाया। ये भी गाइस बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि कोई भी कंपनी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स कर रही हैं उसमें से 30% ट्रांजेक्शन से ज्यादा नहीं कर सकती। मतलब अगर इंडिया में मान लो 100 बंदे जो है वो इससे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो एक कंपनी 30% ट्रांजेक्शन से ज्यादा नहीं कर सकती, मतलब 30 बंदों की ट्रांजेक्शन से ज्यादा वो ट्रांजेक्शन नहीं कर सकती। ये कंट्रोल किया जा रहा है, ये 1 जनवरी से लागू होगा कि कोई भी कंपनी 30% से टोटल ट्रांजेक्शन वॉल्यूम यूपीआई का जितना भी होगा उससे ज्यादा नहीं कर सकती। और याद रखना ये केवल यूपीआई के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ यूजर पेमेंट इंटरफेस के लिए बता रहा हूँ ये चीजें, क्लियर। तो ये सारी कंपनीज को कह दिया क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी फोन पे एंड गूगल पे बहुत ज्यादा यूज होता है। पहले नंबर पे जो है वो फोन पे यूज होता है, सेकंड नंबर पे गूगल पे, और इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन यूपीआई के अंदर जो है वो 40% है। तो इसमें अगर आप एक ही ऐप को बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं तो इसका मतलब मार्केट डिपेंडेंसी उस ऐप के ऊपर ज्यादा हो गई, तो फ्रॉड हो सकता है कल को। इसीलिए उन्होंने कहा है कि 30% से ज्यादा कोई भी ऐप से, आप जितनी भी इंडिया में यूपीआई नेटवर्क हो रहा है उसमें एक कंपनी 30% से ज्यादा नहीं कर सकती। और ये 1 जनवरी को क्या होगा, लागू होगा। तो देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज आपको आज पता लगी कि पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया व्हाट्सएप को यूपीआई अलाउ कर दिया है,
और दूसरी बात 30% ऑन द टोटल ट्रांजेक्शन वॉल्यूम ऑफ द यूपीआई नेटवर्क ऑफ ऑल थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर। 30% से ज्यादा नहीं हो सकती। और ये 1 जनवरी से लागू होगा। फोन पे इंडिया में सबसे ज्यादा यूपीआई ट्रांजेक्शन यूज करते हैं, गूगल पे सेकंड नंबर पे। ये भी आप क्वेश्चन को थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो। और गाइज इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। कहाँ पे है? मुंबई में है। 2008 में जो है वो इसको स्टार्ट किया गया था। लेकिन इसके जो मेन हमारे लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो एमडी और सीईओ है। एमडी और सीईओ कौन है इसके? एमडी और सीईओ है दिलीप असबे। याद रखना है कौन है? दिलीप असबे। इसके कौन है? एमडी एंड सीईओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, हु इनहेंस्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैप लिमिट ऑफ द म्यूचुअल फंड। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सबको पता है कि म्यूचुअल फंड में पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो $300 मिलियन होती थी। $300 मिलियन ही कर सकते थे म्यूचुअल फंड में, इतनी इन्वेस्टमेंट बाहर से आ सकती थी। लेकिन अब म्यूचुअल फंड्स में वो बढ़ा के डबल कर दिए, बस इतना याद रखना, डबल कर दिए, $600 मिलियन कर दिए, $600 मिलियन कर दिए। और कौन कर सकता है म्यूचुअल फंड के लिए? सेबी कर सकता है दोस्तों, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 1988 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, लेकिन 1992 में इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया था। स्टैट्यूटरी का मतलब इसका एक एक्ट बनाया गया था। तो सेबी एक्ट 1992 में आया। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि सेबी बना 1988 में था, लेकिन स्टैट्यूटरी किस ईयर में बना? तो 1992, मतलब इसका एक्ट बनाया गया। और सेबी के हेड आपको पता ही है, अजय त्यागी जी हैं। मतलब चेयरमैन कौन है? अजय त्यागी। हेडक्वार्टर कहां पे है सेबी का? मुंबई, महाराष्ट्र। तो 2-3 चीजें बस इसमें याद रखनी है। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो म्यूचुअल फंड्स के अंदर लिमिट जो है वो 300 मिलियन की थी, लेकिन कितनी कर दी है? 600 मिलियन की कर दी है, डबल जो है वो कर दी गई। इतना याद रखिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैप म्यूचुअल फंड्स में $600 मिलियन का हो गया। नेक्स्ट आते हैं, हु बिकम्स न्यूजीलैंड फर्स्ट एवर इंडियन ओरिजिन मिनिस्टर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क करके लिख लो, ये क्वेश्चन आएगा। और इसमें एक क्वेश्चन और भी है कि जो लेडी को बनाया गया है यहाँ पे, मतलब वो वुमेन है जिनको बनाया गया है, तो उनको कौन सी मिनिस्ट्री मिली है? उनके पास 3-4 मिनिस्ट्रीज हैं, तो वो भी आपने देख लेनी है। और किसको बनाया गया? नाम है उनका प्रियंका राधाकृष्णन। प्रियंका राधाकृष्णन जो कि प्राइम मिनिस्टर, आप कहोगे कि न्यूजीलैंड की जो हैं जेसिंदा आर्डन, उनके कैबिनेट के अंदर जो है वो हिस्सा बनी है। प्राइम मिनिस्टर कौन है न्यूजीलैंड का? जेसिंदा आर्डन। और उनकी कैबिनेट में प्रियंका राधाकृष्णन जो है वो क्या बनी है? मिनिस्टर बनी है। और पहला बार हुआ है कि न्यूजीलैंड के अंदर किसी इंडियन ओरिजिन बंदे को क्या बनाया गया है? मिनिस्टर बनाया गया। आप इनकी पिक्चर देख सकते हो। प्रियंका राधाकृष्णन बिकम्स न्यूजीलैंड फर्स्ट एवर इंडियन ओरिजिन मिनिस्टर। कौन कौन सी मिनिस्ट्री है इनके पास? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी एंड वॉलंटरी सेक्टर, मिनिस्ट्री ऑफ डाइवर्सिटी, इंक्लूजन एंड एथनिक कम्युनिटी, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ। ये याद रखना अपने, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ऑप्शन देना यहां से क्या है? इजी है। वो सोशल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट की भी क्या है? मिनिस्टर है। तो सिंपल सा आप याद रख सकते हो। और वो कहां से बिलोंग करती हैं? एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, बट उनका जन्म जो है वो कहां पे हुआ था? तमिलनाडु। ये भी पूछा जा सकता है। शी बिलोंग्स टू न्यूजीलैंड लेबर पार्टी, क्योंकि जेसिंदा आर्डन जो है वो कौन सी पार्टी से हैं? लेबर पार्टी से बिलोंग करती हैं। तो ये सारी चीजें याद रखोगे। प्राइम मिनिस्टर न्यूजीलैंड की जेसिंदा आर्डन, कैपिटल वेलिंगटन है, करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है गाइस, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट, हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर एंड एडजॉइनिंग एरियाज। अभी अभी आपको पता है कि एक कमीशन बनाया गया है कि एयर क्वालिटी को कंट्रोल करना है, खास करके दिल्ली एनसीआर एरिया हो गया या उसके एडजॉइनिंग एरिया लाइक पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया। तो इनमें स्टबल बर्निंग होती है, तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इस टाइम पीरियड पे, जिसके कारण वहाँ पे कमीशन ही बना दिया गया जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर काम करेगा। और उसके हेड कौन होंगे? उसके हेड होंगे एमएम कुटी। याद रखना, एमएम कुटी जो है वो फर्स्ट चेयरपर्सन है इस कमीशन के। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कर लो, क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि कोई कमीशन इसके लिए बनाया गया है। और साथ ही साथ उसके पहले चेयरपर्सन कौन बने हैं? एमएम कुटी बने हैं। और इनका जो भी मेंबर्स होंगे उनका टाइम पीरियड या चेयरमैन का टाइम पीरियड कितना होगा? 3 साल का होगा। मैक्सिमम एज कितनी होगी? 70 ईयर्स की होगी। 70 साल जो है वो मैक्सिमम एज होगी। टाइम पीरियड जो है वो मेंबर्स का कितना होगा? 3 साल का होगा। तो इस चीज को तो भाई याद रख सकते हो आप, इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ फुल टाइम टेक्निकल मेंबर्स होंगे, नॉन गवर्नमेंट मेंबर्स होंगे, 9 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे, और इवन यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट तो इसमें होंगे ही होंगे, है ना, प्रकाश जावड़ेकर जी, वो तो होंगे ही होंगे। तो ये सारे बंदे जो हैं वो इसके क्या होंगे? मेंबर। लेकिन आपने याद रखना है 3 साल का टाइम पीरियड, 70 साल मैक्सिमम एज हो सकती है। और फर्स्ट चेयरमैन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट चेयरपर्सन कौन है? एमएम कुटी। आप देख सकते हो इनकी पिक्चर, फॉर्मर दिल्ली चीफ सेक्रेटरी एमएम कुटी टू बी द चेयरपर्सन ऑफ एयर क्वालिटी कमीशन। नेक्स्ट, हु बिकम्स फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि एक तो ये हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, ये तो क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और ऐसा भी इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से भी पहला बंदा है जो हॉकी इंडिया का
क्या बना है, प्रेसिडेंट बना है। तो गाइस इंपॉर्टेंट हो गया, तो बता दो कौन है, और नाम से अगर आप थोड़ा सा आइडिया लोगे तो कौन आएगा, ज्ञानेंद्रो निंगोम्बा। तो याद रखोगे ज्ञानेंद्रो निंगोम्बा। अगर थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन में वीकनेस है तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ जाओगे उसको, ज्ञानेंद्र निंगोम्बा। तो ये पहली बार हुआ कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से कोई बंदा जो है वो क्या बना है, प्रेसिडेंट बना है, किसका, हॉकी इंडिया का। और ऑलरेडी ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, मणिपुर से बिलोंग करते हैं। तो मणिपुर हॉकी जो है उसके बीच में ये सीईओ भी रह चुके हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रह चुके हैं मणिपुर हॉकी के, क्योंकि ये खुद वहां से बिलोंग करते हैं। तो नाम याद रखना है ओनली, चाहे फर्स्ट याद कर लो ज्ञानेंद्रो, ज्ञान इंद्रो हॉकी इंडिया, मतलब ये हॉकी इंडिया टीम को ज्ञान देंगे तो उससे याद रहेगा ज्ञानेंद्रो। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से, और नॉर्थ ईस्टर्न में आपको पता है टोटल स्टेट्स कितनी आती हैं, 7 स्टेट्स। काफी बच्चे समझते हैं कि सिक्किम भी आता है सर इसमें, नहीं सिक्किम नहीं आता इसमें, बाकी सारी स्टेट्स आएंगी। कैसे याद करोगे, एम क्यूब ए स्केयर एन टी। एम क्यूब से मेघालय मिजोरम मणिपुर, ए स्केयर से अरुणाचल प्रदेश और असम, एन से नागालैंड, टी से त्रिपुरा। तो इससे याद रखना सिक्किम, एस नहीं लिखा कहीं पे, तो सिक्किम इज नॉट ए पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो ज्ञानेंद्रो हॉकी इंडिया प्रेसिडेंट। और इससे पहले कौन रह चुका था ये भी आप देख सकते हो ऑप्शन के अंदर, कौन रह चुका था, वो रह चुके थे मोहम्मद मुश्ताक अहमद। ये इससे पहले जो है वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं मोहम्मद मुश्ताक अहमद, लेकिन इन्होंने रिजाइन कर दिया था, तो देन अब किसको चुना गया, ज्ञानेंद्र। नेक्स्ट, विच बैंक अक्वायर्स 57,743 शेयर्स इन सीएससी ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया। तो इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि सीएससी ई गवर्नेंस कौन सा है, और इसमें बैंक की बात हो रही है तो ये इंपॉर्टेंट है। सीएससी सर्विस क्या है बेसिकली, सीएससी जो है वो एक स्पेशल पर्पज व्हीकल है गवर्नमेंट का, जिसमें कॉमन सर्विस सेंटर बनाए जाते हैं सरकार की तरफ से, और लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं अलग अलग तरह की, जो भी हम कह सकते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। तो सारी गवर्नमेंट सर्विसेज जो है वो वहां पे प्रोवाइड की जाती हैं, और इसमें किसी एक कंपनी ने, एक बैंक ने बेसिकली हिस्सा जो है वो डाला है। इतने शेयर्स खरीदने का मतलब है कि 9.9% शेयर्स जो है वो उन्होंने खरीद लिए हैं। और वो कंपनी कौन सी है, मतलब बैंक कौन सा है, वो एक्सिस बैंक है। तो ये भी याद रखोगे, क्योंकि दोनों ही अगर आप देखोगे, ये गवर्नमेंट का हो गया और ये जो है वो प्राइवेट हो गया। तो प्राइवेट कंपनी ने गवर्नमेंट की कंपनी के अंदर हिस्सेदारी डाली है, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अब वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी, एक्सिस बैंक की तरफ से भी ये हुआ। और हमारे लिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक 1993 में दोस्तों इस्टेब्लिश हुआ था, और साथ ही साथ इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। और एक्सिस बैंक की टैग लाइन, बढ़ती का नाम जिंदगी, ये तो आपने याद रखना ही है, बढ़ती का नाम जिंदगी। और एमडी और सीईओ कौन है इसके, अमिताभ चौधरी। अमिताभ चौधरी, ही इज करंटली द यू कैन से द एमडी एंड सीईओ ऑफ द एक्सिस बैंक। तो आपने इसको याद रखना है चीजों को। देख सकते हो सीएससी एक्सिस बैंक और टू एक्वायर शेयर्स ऑफ 36 करोड़, जो 9.9% हिस्सा खरीदा है वो कितने करोड़ में आया, 36 करोड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, विच स्टेट गवर्नमेंट साइंस एग्रीमेंट विद टाटा टेक्नोलॉजी टू अपग्रेड 150 गवर्नमेंट आईटीआईज। तो ये है अपने आप में एक इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है कि 150 आईटीआईज जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं 150 उस स्टेट के अंदर, तो उसको अपग्रेड करना है ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो सकें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम उस स्टेट के यूथ को जो है वो नौकरियां मिल सके, मतलब एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोवाइड की जा सके। और ये उम्मीद है कि हर आईटीआई के ऊपर 30 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और उसको अपग्रेड किया जाएगा। और टारगेट है 10 साल 9 महीनों के अंदर ये काम पूरा कर दिया जाएगा। 10 साल 9 महीने में ये एग्रीमेंट किया गया टाटा टेक्नोलॉजी के साथ कि आपने अपग्रेड करना है। और टाटा टेक्नोलॉजी आपको पता है ये सर्विसेज में उनको महारत हासिल है। और ये कौन सी स्टेट के साथ हुआ है, ये हुआ है दोस्तों कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ, कर्नाटका गवर्नमेंट। और कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर आपको पता ही है बीएस येदियुरप्पा जी हैं, तो उनके साथ ये टाई अप जो है वो साइन हुआ है। और दोस्तों कर्नाटका स्टेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्यों इंपॉर्टेंट है, कर्नाटका में है बांदीपुर नेशनल पार्क, कुद्रेमुख माइंस, कुद्रेमुख नेशनल पार्क। तो अगर आप देखो नगरहोल नेशनल पार्क, दैट इज ऑल्सो इन कर्नाटका। कितनी इंपॉर्टेंट चीजें, और कॉफी में सबसे आगे कर्नाटका है, तो कितनी इंपॉर्टेंट चीजें फिर से आपको पता लगी एक स्टेट के बारे में। तो कर्नाटका को आपने याद रखना है। 1 लाख यूथ को बेनिफिट हर साल मिलने की उम्मीद है इससे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और यहाँ पे देख सकते हो बीएस येदियुरप्पा जी, कर्नाटका की गवर्नमेंट उनके अंडर आती है, और 150 गवर्नमेंट आईटीआई को अपग्रेड करना है, किसके साथ मिलकर, टाटा कंसल्टेंसी के साथ। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, एक दिन आ गया हमारे पास, दैट इज डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इन्वायरमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कन्फ्लिक्ट। जब दो ग्रुप्स में कोई भी लड़ाई होती है, या देश के अंदर या विद इन 2 कंट्रीज, तो आप देखते हो कि उस टाइम पीरियड पे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा लॉस होता है। आप गाड़ियों को जला देते हो, बसेस को जला देते हो, आप गन्स का यूज़ करते हो, है ना, आप जो है वो रॉकेट लॉन्चर्स का यूज़ करते हो, आप टैंक्स का यूज़ करोगे, तो इससे क्या होगा, इन्वायरमेंट खराब होगा।
तो उसको बचाना है, हमने इस चीज़ को क्या करना है, ख़त्म करना है। ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की तरफ से रेजोल्यूशन लिया गया है कि हमने इन्वायरमेंट को ख़राब नहीं होने देना, इन्वायरमेंट को बचा के रखना है। इवन हमने आर्म्ड कन्फ्लिक्ट ही नहीं होने देना, जिसके कारण अगर लड़ाई नहीं होगी तो बाय डिफॉल्ट ये नहीं होगा। और ये देखा गया है कि 40% ऑफ द इंटरनल कन्फ्लिक्ट इन द पास्ट 60 ईयर्स जो है उससे नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं। मतलब पिछले 60 साल के अंदर जो कंट्री के विद इन दंगे हो रहे हैं, जैसे इंडिया में हो रहे हैं या कहीं बाहर हो रहे हैं, तो उसमें जो 40% रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, वो खराब हो रहे हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक बात है कि नेचुरल रिसोर्सेज को हम खराब कर रहे हैं। और किसकी तरफ से मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की तरफ से इसको मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर वो कहाँ पे है? नैरोबी में है दोस्तों। कहाँ पे है? नैरोबी, कीनिया में। और यूएनईपी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? इंगर, INGER, आयंगर एंडरसन। ये कौन है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के। और किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? 6 नवंबर, 6 नवंबर। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो गया? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट आते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड ग्रीन इनोवेशन फंड। तो नाम से पता लग रहा है ग्रीन इनोवेशन फंड मतलब वो स्टार्टअप्स हमने करने हैं जो इन्वायरमेंट को बेनिफिट देंगे, सोशल इम्पैक्ट होगा स्टार्टअप्स का, सोशल लाइफ को इंप्रूव करेंगे, ऐसे स्टार्टअप्स को हमने प्रोत्साहन करना है। और वो स्टेट कौन सी है? केरला। वो स्टेट कौन से? केरला। आज हम दूसरी बार केरला के बारे में पढ़ रहे हैं। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला, पेरियार नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क, सबसे बड़ी माउंटेन वेस्टर्न कोस्ट की कहाँ पे है? वो भी केरला में है। क्या नाम है उसका? अनाय मुडी। तो ये सारी चीज़ें केरला के अंदर हैं। ग्रीन इनोवेशन फंड तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं न्यूज़, क्योंकि बहुत सी स्टेट्स ने ग्रीन इनोवेशन फंड जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। तो ग्रीन इनोवेशन फंड फॉर सोशल इम्पैक्ट स्टार्टअप्स लॉन्च्ड इन केरला। नाउ नेक्स्ट आते हैं, कोई खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, पिक्चर से ही करेंगे इसको। इन्वेस्टमेंट की है पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने, किसके अंदर? रिलायंस के अंदर। और कितनी इन्वेस्टमेंट की है? ऑलमोस्ट 9500 करोड़ की। और इतने परसेंट हिस्सा जो है वो खरीद लिया है। तो रिलायंस रिटेल के अंदर पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड की तरफ से 10,000 करोड़ के आसपास, आप कह सकते हो 9500 करोड़ के आसपास हिस्सा जो है वो खरीदा गया है। 2.4% का शेयर खरीदा गया है। और इसमें आप एक चीज़ और नोट कर सकते हो। इसमें क्या चीज़ नोट कर सकते हो? इसमें ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, कि ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड जो है वो बेसिकली इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रियाद में है। कहाँ पे? रियाद, सऊदी अरबिया में है। सऊदी अरबिया। तो उन्होंने बेसिकली रिलायंस रिटेल के अंदर 2.04% हिस्सा जो है वो खरीदा। कितने में? 9,555 करोड़ में। नेक्स्ट आते हैं, विच सिटी टॉप नीति आयोग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सितंबर 2020। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि हर मंथ आता है ये, तो हर महीने का मतलब वो नहीं पूछेंगे, वो आपको जो है वो पिछले 3 महीने का पूछेंगे। लेकिन अगर उसमें सितंबर का महीना आता है तो मैंने ये क्वेश्चन बनाया है ताकि आप इसको याद रख सको कि विच सिटी टॉप नीति आयोग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट मतलब जिसको जरूरत है डेवलप करने की, वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, जिसको हम अच्छी डिस्ट्रिक्ट्स में कन्वर्ट करेंगे। दीज आर दी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। तो उनको हमने कन्वर्ट करना। नीति आयोग चला रहा है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का प्रोग्राम, और 112 डिस्ट्रिक्ट्स को जनरली रैंक किया जाता है इसके अंदर। और इसमें सबसे पहले नंबर पे सितंबर 2020 के महीने में कौन सी आई है? चंदौली डिस्ट्रिक्ट आई है। कहाँ की है? यूपी की है। चंदौली डिस्ट्रिक्ट जो है वो सबसे पहले नंबर पे आई है सितंबर 2020 में, यूपी के अंदर। बकारो और पूर्वी सिंघम आपको पता है कि झारखंड में है। और सोनभद्र जो है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे? यूपी में। ये चौथे नंबर पे है। ये बकारो जो है वो सेकंड पे है, पूर्वी सिंघम थर्ड पे है। लेकिन याद करने की जरूरत नहीं, अगर स्पेसिफिकली झारखंड से बिलोंग करते हो फिर आप बकारो याद करोगे, पूर्वी सिंघम याद करोगे। यूपी से बिलोंग करते हो फिर आपको चंदौली और सोनभद्रा। नेशनल पे हो तो चंदौली याद रखने से। तो तीनों चीजें अलग अलग करके याद रखोगे। क्लियर? और ये नीति आयोग देखता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको आपने जस्ट पढ़ना है और कुछ नहीं करना। आरबीआई ने को लैंडिंग मॉडल फॉर बैंक्स, एनबीएफसी एंड प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो है वो अनाउंस किया, लेकिन आपने याद नहीं रखना, इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्वाइंट कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज सागर कवच, इसको आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो, क्योंकि ये पहले भी हम न्यूज़ में कवर कर चुके हैं। अदरवाइज हम न्यूज़ करते ये, क्योंकि वैसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम ये कर चुके हैं न्यूज़। बहुत पहले हमने सागर कवच के बारे में आपको बताया था। और सागर कवच इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंटरनल एक्सरसाइज है इंडिया की। और ये कौन सी जगह पे हुई है? ये पारादीप कोस्ट पे हुई है। पारादीप पोर्ट जो है वो कहाँ पे है? उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में। और ये 2 स्टेट गवर्नमेंट जनरली ऑर्गेनाइज करती हैं। कौन कौन सी? एक तो उड़ीसा तो होगा ही होगा इसमें, एक वेस्ट बंगाल होगा। और ये बे ऑफ बंगाल वाली साइड पे होती है, तो बाय डिफॉल्ट ये 2 स्टेट्स इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, उड़ीसा और दी वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट, वर्चुअल इंडिया सीईओ फोरम ऑन द क्लाइमेट चेंज चेयर्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर, क्योंकि इन्वायरमेंट के मिनिस्टर हैं तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड कौन अटेंड करेगा? प्रकाश जावड़ेकर जी अटेंड करेंगे। और जो याद नहीं रखना वो है बेसिकली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी गुजरात में गए, 2 दिन विजिट किया। लेकिन जो गुजरात से बिलोंग करते हैं या पढ़ना चाहते हो थोड़ा बहुत, तो साइट को विजिट करके आप देख सकते हो कि उन्होंने गुजरात के अंदर 4 नए प्रोजेक्ट्स को क्या किया है? लॉन्च किया है।
तो एज सच कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी हैं, चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी जी हैं, सबको पता है। तो इसको ये थोड़ा सा बस आपने पढ़ लेना है ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, मोदी जी को पूछ सकते हैं, किसी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और मेरे ख्याल से आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना आपने, और साथ में बेल बटन को जरूर प्रेस कर दो ताकि कभी भी जब लेक्चर हो तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए कि लेक्चर अपलोड हो चुका है। और गाइस टारगेट चेंज हो चुका है, 700+ लाइक्स हमें चाहिए। जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं बहुत ही कम लाइक्स देते हैं, तो लाइक जरूर करके जाया करो। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को, नॉलेज मिल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज मिल रही है, तो बाय डिफॉल्ट आपको लाइक करना चाहिए वीडियो को। 700 लाइक्स हमें चाहिए, और ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट जरूर करेगा। और गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर। और ध्यान रखो अपना, पोल्यूशन है लेकिन त्योहारों का सीजन है, अच्छे से मनाओ उसको और सेफ रहो, लेकिन पढ़ना मत छोड़ो। टेक केयर।